नमस्कार, मैं रविश कुमार। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री बघेल के खिलाफ बीजेपी ने एक वीडियो ट्वीट किया है जिसमें एक व्यक्ति उन्हें पैसे देने का दावा कर रहा है। उधर मध्य प्रदेश में एक वीडियो आया है जिसमें केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे कथित तौर पर करोड़ों रुपए की डील करते हुए दिखाई और सुनाई दे रहे हैं। इसे लेकर कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सवाल किया है कि क्या इस वीडियो में हो रही बातचीत को लेकर ईडी, सीबीआई या आईटी केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और उनके बेटे से पूछताछ की हिम्मत जुटा पाएगी। इन दोनों वीडियो में एक बड़ा अंतर यह है कि छत्तीसगढ़ में जो वीडियो आया है उसमें जो व्यक्ति है वो सरकारी गवाह बताया जाता है, ईडी को उसने बयान दिए हैं। मध्य प्रदेश में जो वीडियो आया है उसके लिए ईडी की जांच की मांग की जा रही है और कोई जवाब नहीं आ रहा है। बीजेपी छत्तीसगढ़ के वीडियो को ट्वीट करती है, मध्य प्रदेश के वीडियो को फर्जी बताती है। दैनिक भास्कर में मंत्री के बेटे का बयान छपा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाया गया है ये वीडियो, इसकी एडिटिंग की गई है। देवेंद्र तोमर का कहना है कि उन्होंने या उनके परिवार के किसी भी सदस्य ने पैसे नहीं लिए हैं। दैनिक भास्कर ने अपनी इस रिपोर्ट में लिखा है कि इस वीडियो में देवेंद्र सिंह तोमर लखनऊ के एक बिचौलिए के जरिए माइनिंग कारोबारियों से करोड़ों रुपए लेने के लिए कई बैंक खातों के इंतजाम की बात कर रहे हैं। फोन पर बिचौलिया उनसे हर हस्तांतरण के लिए कई बैंक खातों की मांग कर रहा है, पैसे देने का समय पूछ रहा है। दावा किया जा रहा है कि कोई त्यागी सरनेम वाले व्यक्ति हैं जो रिजर्व बैंक से सेवानिवृत्त हैं, उनके जरिए पैसे की बातचीत हो रही है। कोई पार्टी है जो 100 करोड़ देने के लिए तैयार है। इस तरह के ब्यौरे हैं। कांग्रेस पार्टी ने जांच पूरी होने तक के लिए नरेंद्र सिंह तोमर के इस्तीफे की मांग की है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा है कि इस पर मोदी जी, अमित शाह और शिवराज जी क्यों चुप हैं? क्या सीबीआई, ईडी नरेंद्र तोमर के घर जाएगी, छापे मारेगी? अभी तक यही हो रहा था कि ऐन चुनाव के वक्त विपक्षी मंत्रियों या नेताओं के यहां से ऐसे वीडियो निकाल लाए जाते थे, गोदी मीडिया उसे लेकर हवा बनाता था, बाद में उस वीडियो का कुछ पता नहीं चलता था। बीजेपी के कई मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते थे, बयान देने लग जाते थे और पूरा हंगामा मच जाता था। सभी मंत्रियों के, नेताओं के बयान चलाए जाने लगते थे जबकि एक ही काफी होता और इस तरह से माहौल बनता। अब तो यह कांग्रेस ही बता सकती है कि सुप्रिया श्रीनेत की प्रेस कॉन्फ्रेंस कितने चैनलों पर चली है और अखबारों में अगर छपेगी तो कहां कहां छपी है। इसके लिए कांग्रेस को ही मेहनत करनी पड़ेगी। अब बात आती है मोदी जी पर। मोदी जी को तो ईडी खेलने का बहुत शौक है। एक वो गाना आया था, ये ईलू ईलू क्या है, इनसे पूछा जाना चाहिए ये ईडी क्या है। मोदी जी को ईडी खेलने का बहुत शौक है। जब घबराते हैं और बौखलाते हैं और संकट में होते हैं तो हम और आप अपने इष्ट को याद करते हैं, वो ईडी को याद करते हैं। और जो नंगा नाच ईडी ने राजस्थान से लेकर छत्तीसगढ़ में चुनाव के दौरान किया है वो सबके सामने है। मनगढ़ंत आरोप लगा लगाकर ईडी को छोड़ा हुआ है मैदान में और ईडी ये चुनाव लड़ रही है भाजपा के बिहाफ पर। तो ईडी खेलने का इतना शौक है तो आज सवाल यह है कि जब वीडियो प्रूफ यहां पर अवेलेबल है, ईडी कब आएगी नरेंद्र सिंह तोमर के घर पे? सीबीआई और इनकम टैक्स कब आएंगे नरेंद्र सिंह तोमर के घर पे? कब पूछताछ के लिए देवेंद्र तोमर को बुलाया जाएगा? आज सवाल इन बातों का है। क्योंकि एक बात साफ है, यह वीडियो और इसकी बात सुनकर लगता है कि यह काले धन पर चर्चा हो रही है, यह अनअकाउंटेड वेल्थ पर चर्चा हो रही है, मल्टीपल बैंक अकाउंट्स पर चर्चा हो रही है, पार्सल फलाने से आ रहा है, फलाना इतना देगा, ऐसा होगा वैसा होगा, ये सारी बातें हो रही है। तो भाई काला धन पे जो प्रहार करने का बड़ा डंका बजाते हैं, उनकी ईडी, उनकी सीबीआई, उनकी इनकम टैक्स को सांप क्यों सूंघ गया? इस वीडियो को देखने के बाद भाजपा में सुई पटक सन्नाटा क्यों है? कब ईडी के टिकट कटाए जाएंगे कि वो भोपाल या ग्वालियर पहुंचे और शिवराज सिंह चौहान जी से लेकर नरेंद्र सिंह तोमर जी से पूछताछ करें? क्योंकि एक बात और भी साफ है, और यह भी बिल्कुल साफ बात है कि एक लड़का अकेले अपने दम पर सैकड़ों करोड़ों का यह पूरा गोरख धंधा नहीं कर सकता है। और मुझे कोई भी गुर्रेज नहीं है ये कहने में, मुझे जरा सा भी संशय नहीं है कहने में कि इसमें बड़े बड़े लोगों के तार जुड़े हुए हैं। आखिर कौन कौन शामिल है इसमें? क्या ये सारी कवायद
बिना शिवराज सिंह चौहान जी के शामिल हुए हो सकती थी? क्या इसमें केंद्रीय मंत्रियों की साठगांठ नहीं है? ईडी के छापों ने कांग्रेस और बीजेपी को आक्रामक होने का मसाला दे दिया है। चुनावों के बीच ईडी के छापों से तरह तरह के आरोपों की जमीन तैयार हो रही है। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से लेकर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने महादेव ऐप को लेकर अपना मुख्य राजनीतिक मुद्दा बनाया है और भूपेश बघेल पर निशाना साधा है। होटल में किसी का 5 करोड़ 30 लाख पकड़ा गया। जब धरा गया तो पूछा गया कि पैसा किसके लिए था, तो व्यक्ति ने कहा बघेल जी मंगाए थे चुनाव लड़ने के लिए। मतलब कोंडागांव की जनता को मालूम है। तो बघेल साहब से मीडिया के मित्र हैं, उन्होंने पूछा बघेल साहब आरोपों पर आपका क्या कहना है? बघेल साहब मुस्कुराए, थोड़ा सा शर्माए और कहने 500 करोड़ रुपए की बात तो गलत कही है। अरे बघेल जी, दस्तावेज में 450 करोड़ रुपया बरामद हुआ, वो भी लिखा था, क्या वो सही है? 65 करोड़ रुपया बरामद हुआ घूस का, वो भी लिखा था, क्या वो सही है? मैंने पहली बार जीवन में देखा कि कांग्रेस का नेता कहता है 450 करोड़ की घूस ठीक है, 65 करोड़ की घूस ठीक है, 500 करोड़ का भी हिसाब नहीं मिला, वो ठीक नहीं है। 30% कका तुम्हारा काम पक्का हो रहा है ना। 6000 करोड़ रुपए का घोटाला, किस बात का घोटाला? सत्ता में आने के लिए सट्टे का घोटाला, यानी सट्टेबाज भी हो गए। कोयला की तस्करी तो हो रही थी और घोटाले हो रहे थे, अब सट्टे में भी घोटाला हुआ। कितने का हुआ? 508 करोड़ रुपए का घोटाला। और जानते हैं वो असीम दास क्या बोलता है ईडी में कि ये मैं पैसा दुबई से लेकर के भूपेश बघेल को देने आया था, उसने छत्तीसगढ़ के चुनाव के लिए मंगवाए थे। कांग्रेस लगता है कि ईडी के भय से बाहर आ गई है। हर छापे के बाद वह और आक्रामक हो जा रही है। राजस्थान में ईडी के कर्मचारी घूस लेते पकड़े गए और उनका वीडियो सामने आया। अब कांग्रेस छत्तीसगढ़ में पड़े छापे को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठा रही है कि 6 महीने से छापे पड़ रहे हैं, अभी तक महादेव ऐप को बैन क्यों नहीं किया गया था? जब भूपेश बघेल ने कहा कि वे कई बार इस ऐप के बैन करने की मांग कर चुके हैं, तो बीजेपी ने कह दिया कि उन्होंने कभी इसकी मांग नहीं की, राज्य सरकार की तरफ से प्रस्ताव नहीं आया। अब इसके जवाब में कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो लिंक ट्वीट कर दिया है जो दिल्ली में 24 अगस्त 2023 को हुई थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भूपेश बघेल ने ऑनलाइन बेटिंग ऐप पर 28% जीएसटी लगाने की बात की थी। जयराम रमेश ने आरोप लगाया है कि इतनी देरी क्यों हुई, कहीं बीजेपी का ऐप के संचालकों से लेन देन तो नहीं हो गया था। सबसे बड़ी बात यह है, आप सही कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में उनको आना नहीं है। पहले भी हमारे 71 सीट हैं, उनके पास 9 सीट हैं। वो दरअसल बात यह है कि वहाँ के खदान पे उनके मित्रों की नज़र है और जो छत्तीसगढ़ कांग्रेस की सरकार है उसके बीच में है और इस कारण से अपने मित्रों को लाभ नहीं पहुंचा पा रहे हैं। इस कारण से ईडी आईटी का छापा लगातार पड़ रहा है। दूसरी बात, जो महादेव ऐप में अभी जो सट्टा चल रहा है उसमें हमने पूरी कार्रवाई की। मेरे पास सारे पेपर हैं कि कितने करोड़ रुपए की संपत्ति हमने जब्त की, कितने लोगों की गिरफ्तारी की और कब से हम लोग कर रहे हैं। अचानक घुसे और जो राजनीतिक उद्देश्य के लिए वो लोग कार्रवाई करना शुरू कर दी। जो महादेव ऐप के हमने तो लुक आउट सर्कुलर भी जारी किया हुआ है, उसमें कोई मदद नहीं कर रहे हैं। मतलब जो जिसके लिए काम हो रहा है उसकी गिरफ्तारी की बात नहीं हो रही। कोयला खदान में जिसके लिए कोयला खदान चला रहा है उससे पूछताछ नहीं हुई, जबकि वो चीख के कह रहा है कि मैं इसके लिए काम करता था। शराब घोटाले में भी वही, तीनों में एक समानता है। जो मुख्य आरोपी है, जिसके लिए जो सबसे लाभार्थी है सबसे बड़ा, उसके खिलाफ ईडी आईटी कोई कार्रवाई नहीं कर रही। इसी बात को लेकर आज कांग्रेस मुख्यालय में अभिषेक मनु सिंघवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने भी कहा कि 24 अगस्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद
30 अगस्त को रायपुर में भूपेश बघेल ने महादेव ऐप को बैन करने की मांग की थी। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि इस मामले में बीजेपी और ईडी की प्रेस रिलीज एक के बाद एक आती है। हमने इसे लेकर चुनाव आयोग से शिकायत की है कि चुनावों के दौरान ईडी की सक्रियता से बराबरी के अवसर को धक्का पहुंच रहा है, मगर चुनाव आयोग ने हमें समय रहते नहीं सुना। 6 नवंबर को सुनने की तारीख दी गई थी, लेकिन अब बताया गया है कि पहले चरण के मतदान के बाद यानी 8 या 9 नवंबर को सुनवाई का मौका मिलेगा। एक समतल जमीन जिसके बिना चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र नहीं हो सकते। अगर चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र नहीं हो सकते तो गणतंत्र और लोकतंत्र को खतरा होता है, और इसलिए चुनाव की वो हर प्रक्रिया जो उसकी निष्पक्षता और स्वतंत्रता को कम करती है, उसको मूल ढांचे बेसिक स्ट्रक्चर का एक अभिन्न अंग माना गया है। ये इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण के निर्णय से 1975 से आज तक लगभग 50 साल होने वाले हैं। ये एक मूल सिद्धांत है कानून का। यानी आप अगर कुछ ऐसी चीज़ करते हैं जिससे ज़मीन समतल न रहे, अनइवन हो, वन साइडेड हो, लॉपसाइडेड हो, तो वो सीधा इफेक्ट करता है बेसिक स्ट्रक्चर को। आप जानते हैं कि संविधान से भी ज़्यादा व्यापक चीज़ है। बेसिक स्ट्रक्चर एक ऐसी विशेष और विचित्र डॉक्ट्रिन है जो कहती है एक वाक्य में कि संविधान संशोधन भी असंवैधानिक हो सकता है। तो हम इसलिए आपके सामने ये कह रहे हैं कि आज जो हो रहा है, खुली छूट दे रखी है ईडी को, जो ईडी को बिना किसी सीमा के, बिना किसी प्रतिबंध के एक चुनावी प्रदेश में जाकर इस प्रकार के आरोप लगाने की, दिन प्रतिदिन आज तीसरा प्रेस रिलीज आया है ईडी का। साझेदारी का इससे अच्छा कोई प्रतिबिंब और प्रमाण नहीं होगा। और हर प्रकार के आरोप आते हैं, और ये सब चीजें 1 हफ्ते और 4 दिन पहले हो रही हैं। तो हम इसलिए हमने मांग की 4 तारीख को विस्तार से चुनाव आयोग से कि आप हमें सुनिए, हमारा रिप्रेजेंटेशन देखिए और तुरंत इसमें हस्तक्षेप करिए। अब दुर्भाग्य की बात यह है कि 5 तारीख को हमें लिखित कन्फर्मेशन आ गया है कि चुनाव आयोग हमको आज यानी सोमवार को मिलेगी 4:30 बजे, और हमारे मित्र सब हमारे साथ जाने वाले थे, आपके साथ बैठे हैं यहाँ पर, सब तैयारी थी। और फिर एक कैंसिलेशन की चिट्ठी आई कि साहब हम व्यस्त हैं, और व्यस्तता ऐसी है कि हम आपको 8 या 9 को बुलाएंगे। तो ये तो जाहिर है कि इस चुनाव का जो मूल मुद्दा हम उठा रहे हैं अभी के लिए आपके पास, और कई मुद्दे हैं, वो है समतल ज़मीन का, फेयर लेवल प्लेइंग फील्ड का, इस प्रकार से द्वेष भरे प्रेस वार्ताओं और वक्तव्यों का। तो उसको आप 7 तारीख के चुनाव के बाद निर्णित करेंगे। हमको सुनेंगे 8 तारीख को, नोटिस देंगे और निर्णित करेंगे कब? 17 तारीख को। और क्या 2 चरण के चुनाव में एक प्रदेश में एक चरण खत्म हो जाए वो कोई महत्व नहीं रखता? तो ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है। मैं दोषारोपण की बात नहीं कर रहा, लेकिन ऐसे मामलों में तुरंत इसका अगर कोई औचित्य है और कोई इसका रेलेवेंस है, संदर्भ है, तो वो सिर्फ अभी 7 तारीख के पहले है। एक और वक्तव्य आया, देखिए, एक तो आता है प्रेस वक्तव्य। मुख्यमंत्री जी ने अभी रायपुर में कहा है कि बीजेपी ने पहले रेज किया इस वक्तव्य के बारे में, जिसमें मैनेजर, जो तत्कालीन मैनेजर था, वो आजकल अपने आप को ओनर कह के आरोप लगा रहा है बघेल साहब के ऊपर। और उस बीजेपी के प्रेस स्टेटमेंट के बाद ईडी का भी प्रेस स्टेटमेंट आया है। ये साझेदारी का एक और पहलू है। मैं आपको एक और वक्तव्य विचित्र बताना चाहता हूँ। ये माननीय चंद्रशेखर जी जो मंत्री हैं आईटी मिनिस्ट्री के, उनका वक्तव्य है। इसमें एक और अजीबोगरीब बात यह है कि वो कहते हैं, कोट कर रहा हूं, हाउएवर दे डिड नॉट डू सो एंड नो सच रिक्वेस्ट इज मेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट व्हाइल दे हैव बीन इन्वेस्टिगेटिंग इट फॉर द लास्ट 1.5 years। ये क्या रिक्वेस्ट है कि ऐप को शट डाउन करो। अब आप ये बताइए, आपका विवेक ये समझाता है आपको कि केंद्र सरकार किसी ऐप को, जिसको ईडी 6 महीने से इन्वेस्टिगेट कर रही है, जिसके विषय में स्टेटमेंट्स और वक्तव्य आ रहे हैं, उसको प्रतिबंध डालने के लिए उसके ऊपर उसको वेट करना पड़ेगा छत्तीसगढ़ सरकार की अनुरोध के लिए? ये तो चोर की दाढ़ी में तिनका सीधा मालूम पड़ता है।
आपने आज तक यानी कल प्रयत्न किया है, येस्टरडे, बैन करने का इस ऐप को केंद्र सरकार ने, येस्टरडे। उससे पहले माननीय मुख्यमंत्री के विरुद्ध आरोप, हर प्रकार के आरोप, कुछ किया नहीं। उसके बाद ये वक्तव्य देते हैं आप, 5 तारीख इसकी तिथि है, जिसमें आप दोषारोपण कर रहे हैं प्रदेश सरकार का। आप तो नपुंसक की तरह कुछ कर नहीं पा रहे हैं और आप हमको बता रहे हैं कि प्रदेश सरकार ने अनुरोध नहीं किया। लिखित है, ये वक्तव्य है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि आज कुछ समाचार चैनलों पर एक वीडियो दिखाया गया जिसमें एक व्यक्ति दावा कर रहा है कि वह उनसे मिला है और मैंने उसे संरक्षण देने का वादा किया है और उसे दुबई जाकर व्यवसाय करने का सुझाव दिया। मुख्यमंत्री का यह भी कहना है कि ईडी की प्रेस रिलीज में पहले दिन यह व्यक्ति महादेव ऐप का अधिकारी था, दूसरे दिन यह महादेव ऐप का मालिक बन गया। इसके वीडियो से ही यह प्रायोजित लगता है। इसका नाम शुभम है, जिसे इस मामले में ईडी ने सरकारी गवाह बनाया है। और मैं महादेव बुक का ओनर हूँ। जब उन्होंने मुझे दुबई भेजा कि वहाँ जाके अपना काम सेटल करो, लोगों से मिलो, तो मैं गया, मिला भी और मेरा काम भी बहुत अच्छा सेट हो गया। बीजेपी ने 5 नवंबर को अपने ट्विटर हैंडल से इसका एक वीडियो जारी किया जिसमें शुभम नाम का यह व्यक्ति कथित तौर पर दावा कर रहा है कि भूपेश बघेल के कहने पर वह दुबई गया और अब तक उसने 508 करोड़ रुपए उन्हें दिए। क्या वाकई लगता है कि यह व्यक्ति 508 करोड़ देने की हैसियत रखता होगा या कोई यह चुनावी मोहरा है? अगर यह व्यक्ति दुबई में जाकर काम सेट कर रहा है तब तो ईडी को तुरंत इसे लेकर दुबई जाना चाहिए और उन लोगों को पकड़ लाना चाहिए जिनके साथ यह काम सेट होने का दावा कर रहा है और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में 500 करोड़ रुपए बांट रहा है। अब वर्मा जी से मैंने मीटिंग किया तो फिर उनसे बात हुआ और ये हुआ कि अब उनको मुझे हर महीना 10 लाख रुपए देना है। हमारे बघेल साहब, बिट्टू भैया और उनके जो लोग हैं उनको मैंने 508 करोड़ रुपए दिया है। ज़बरदस्ती का अब मेरे ऊपर ईडी का कार्रवाई चालू हो गया है। अब इतना पैसा देने के बाद भी मेरा काम बढ़ नहीं रहा है, अंदर हो रहे हैं लोग, तो क्या मतलब, पूरा फंस गया हूं मैं पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर यार। यह व्यक्ति विनोद वर्मा का भी नाम ले रहा है बार बार, जो मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार हैं। विनोद वर्मा के यहां कई बार छापे पड़ चुके हैं। जो व्यक्ति इतनी सघन निगरानी में हो वो क्या इस तरह से किसी से भी पैसे की बात करेगा या पैसे ले लेगा? इसी तरह का वीडियो तो नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे के बारे में आया है। तो फिर किस वीडियो को गंभीरता से लिया जाए और कौन लेगा? क्या ये सब मतदान को प्रभावित करने के लिए है? यह व्यक्ति अभी तक कहां था? ईडी ने अगर इसे गवाह बनाया है तो इसका वीडियो सार्वजनिक कैसे हो गया? क्या यह सब कुछ इतना आसान हो गया है? आज ईडी के जो प्रेस रिलीज है उसमें उसको बताया गया है कि ये जो महादेव का है उसका एक अधिकारी है। दूसरे दिन वीडियो आता है कि वो उसका मालिक है। ये जो सौरभ चंद्राकर है वो उसके कर्मचारी हैं। बड़ा उदार आदमी है जो अपने नौकर की शादी में 250 करोड़ रुपये खर्चा करता है। आज तक हमने नहीं सुना कि विश्व में, दुनिया में ये नहीं सुना कि अपने नौकर के शादी में 200-250 करोड़ रुपए खर्च कर दे, लेकिन इन्होंने किया है। और वीडियो आपने देखा होगा कितने बार उठ के वो वीडियो ठीक करता है, थूक गटक रहा है, बोलने के तौर तरीके कितने उसमें कट पेस्ट हुआ है। इससे पता चलता है कि और जितना इसको गोदी मीडिया में दिखाया गया है, इतना तेज़ी से प्रचार प्रसार किया गया है, इसके प्रचार प्रसार से कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। भूपेश बघेल ने पूछा है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने महादेव ऐप के मामले में 450 लोगों को गिरफ्तार किया है। राज्य सरकार पहले से ही जांच कर रही थी, केंद्र सरकार इसमें बाद में आती है। केंद्र सरकार क्यों नहीं दुबई में बैठे इसके मालिकों को गिरफ्तार कर भारत लाती है? गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि एक मंच पर आकर मोदी जी के काम और अपने काम को लेकर खुली चर्चा होनी चाहिए। भूपेश बघेल ने अमित शाह की चुनौती स्वीकार कर ली है। अपने इस वीडियो को ट्विटर पर सबसे ऊपर टांक दिया है। क्या अमित शाह बहस के लिए तैयार होंगे या चुनौती देकर भूल जाएंगे? आपके काम और मोदी जी के काम एक मंच पर खुली चर्चा रख दो। अमित शाह जी आए हैं और चुनौती स्वीकार करके अमित शाह जी में कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी 15 साल के शासन और 5 साल में हमारे
में चर्चा करने को मैं तैयार हूँ, चाहे वो जेल मंच तय कर ले, जेल समय तय कर ले, स्थान तय कर ले, वो तय करे और वो चाहे वो मंच में जाए तैयार है। भूपेश बघेल ने कहा है कि पहले कार्रवाई ईडी करती थी और प्रेस विज्ञप्ति रमन सिंह जारी करते थे, वैसे ही अब प्रेस रिलीज ईडी जारी कर रही है और वीडियो बीजेपी जारी कर रही है। इस पर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने ट्विटर पर जवाब दिया है कि बीजेपी ने हमेशा भ्रष्टाचार का विरोध किया है, आगे भी करेगी। यदि भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज उठाना आपके लिए मिलीभगत है तो पूरा देश इस मिलीभगत में भाजपा के साथ है। कमाल है, रमन सिंह ने तो इस मिलीभगत में पूरे देश को ही भाजपा के साथ शामिल कर लिया। तो क्या पूरे देश ने बीजेपी से कह दिया है कि ईडी को आप कभी भी बीजेपी के नेताओं, मंत्रियों, उनके समर्थकों के घर नहीं भेजिए, केवल विपक्ष के नेताओं के यहां भेजिए, वीडियो बनाइए और वायरल करते रहिए, आरोप लगाते रहिए। ईडी को कभी भी बीजेपी के नेताओं पर हाथ नहीं डालना चाहिए। क्या देश ने बीजेपी के साथ इस तरह की मिलीभगत की है? ईडी से जुड़ी एक और खबर है। पंजाब के अमरगढ़ में आम आदमी पार्टी के विधायक जसवंत सिंह गज्जन माजरा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे थे। ईडी की टीम पहुंच गई और वहां से उन्हें उठाकर ले गई। जसवंत सिंह के यहां पिछले साल छापा पड़ा था और ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगाए थे। तो यह हाल है ईडी का। सवाल है कि क्या ईडी के जरिए चुनाव लड़ा जा रहा है? चुनाव आयोग की आचार संहिता का क्या मतलब है? क्या इस दौरान राज्य सरकारों की एजेंसियां भी बीजेपी के नेताओं, विधायकों, सांसदों को गिरफ्तार कर सकती हैं, छापे डाल सकती हैं? तब क्या बीजेपी इसे स्वीकार कर लेगी? चुनाव आयोग इसे होने देगा? क्या ऐसे माहौल में चुनावों के दौरान सभी पक्षों को बराबरी का मौका मिल रहा है? नमस्कार, मैं रविश कुमार।